खिड़कियों पर पड़े सुर्ख लंबे पर्दे भी वायलिन से आती मुंतरिम आवाज को जज्ब करने से काजिर थे। मौसीकी की दिलदरीदा कुर्सियों पर बरजबान बड़े नमहक से सुन रहे थे। जजेस मौजूद थे, बतूर उसको देखते, सबको सुनते वो आपस में सरगोशियां कर रहे थे। बगल में बाकी कुर्सियों पर बैठी लड़कियां और लड़के अपने बारी के इंतजार में थे कि अपना फन दिखा सके। इन्हीं में एक अलवीना थी। उसके चेहरे पर तनाव की सी कैफियत थी। वो स्टेज पर बैठी इस अफ्रीकी लड़की को गिटार प्ले करते देखकर कुड़ रही थी। अफ्रीकी लड़की वही टून बजा रही थी जो अलवीना ने मुंतखब की थी। अलवीना मुस्तरब थी, उसका साज किसी ने चुरा कर अपने फन से बदल दिया था और हाजरीन के सामने पेश कर दिया था। वो अब क्या करती? मिस अलवीना जहांदाद, कम ऑन स्टेज मैम। एंकर उसे बुला रही थी। अलवीना ने माथे पर बल जरूर डाले, लेकिन उसके एतमाद में बत्ती बराबर फर्क ना आया था। मुंतनित सी चलती वो चेयर पर आ बैठी, वायलिन उसके हाथ में था। हाजरीन में बैठी नाजिश ने इसकी परेशानी भाप कर तासुफ से उसे देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था सामने अलवीना जहांदाद बैठी थी। उसकी दुनिया चुरा ली गई थी तो वो अपनी दुनिया में जन्म दे सकती थी। उसने वायलिन बजाया, बेढंगी सी चंद आवाजें निकली तो हाजरीन ने कान ढांप लिए। जजेस का मुंह बन गया, चंद एक लड़कों के दांत निकले। अलवीना को कहर आया। वो कहर मौसीकी की सूरत में वायलिन के जरिए बाहर आया। उसने सख्ती से वायलिन बजा डाला और बजाती गई, धुन बनती गई, आवाज मुहतरम होती गई। कौन है वो? जजेस सरगोशी कर रहे थे। ये आखिर क्या बजा रही है? वो मुतजस्सिस थे। ऐसी धुन उन्होंने पहले नहीं सुनी थी। अलवीना लम्हे भर को रुकी थी और आवाज को सांस लेनी दी। एक नजर हाजरीन पर दौड़ाई और ठटक गई। जोरेज हसन सामने बरजबान था, हाई नेक शर्ट पहने, कोट के कॉलर खड़े किए, वो टांग पर टांग रखे बतूर उसे देख रहा था, यकटक पलके झपके बगैर, जैसे वो उसे पढ़ रहा था। अलवीना ने उसे देखते हुए वालन बजाया था। उसे नहीं मालूम था वो क्या कर रही है, लेकिन कम से कम वो इस शख्स के सामने खुद को बेइज्जत नहीं करवा सकती थी। आंखें बंद करके उसने पूरी कुव्वत से वालन बजा दिया था। उसके बाजू अब वालन बजाते बजाते शल हो गए थे। सुर्ख पर्दे गोया फट रहे थे। क़यामत सी खामोशी हाजरीन पर मुसल्लत थी। वायलिन से निकलती वो धुन जाने क्या जज्बात अपने अंदर छुपाए हुए थी, और फिर खामोशी छा गई। सुकूत कैंप हो गया। अलवीना ने वायलिन छोड़ दिया, आंखें खोल दी। नजरों के सामने सबसे पिछली सीट पर जोरेज अभी भी बैठा था। जजेस मुतजाबित से उसे देख रहे थे। सब जैसे यकलक थम गया था। तुम्हें क्या लगा? तुमने वालन से ये क्या बजाया? खातून जज काटदार लहजे में बोली। तलवीना घबरा सी गई। उसकी निगाहों का रुख मोड़ा तो सब उसे घूर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, मैंने आज तक ऐसी मौसीकी नहीं। वो चीखी और बेख्तियार खड़ी हुई। अलवीना का दिल धड़का। क्या अब उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा? लेकिन उसने देखा कि खातून जज ने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और मिला लिए। इट्स वाज वंडरफुल, तुमने कमाल कर दिया। और साथ ही हाज़रीन खड़े हो गए थे। दाद व तस्कीन का एक शोर था। अलवीना ने लब बेख्तियार ही मुस्कुराहट में ढल गए और गर्दन ऊंची हो गई। आंखों की चौसनी लौट आई और गर्दन का खम वजूद में आ गया। उसने देखा नाज़िश चीख चीख कर उसे मुबारकबाद दे रही थी। अलवीना ने यूं ही पिछली कुर्सियों पर नजर डाली। जोरेज इसी पहलू पर बैठा था, यकटक उसे देखता, नजरों ही नजरों में कुछ कहता। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अलवीना को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अभी तक बैठा था। सब उसके लिए खड़े हुए, वो क्यों नहीं हुआ? वैसे तो मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुनने का शौक नहीं है, लेकिन बंदा मुबारकबाद ही दे सकता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इसके लिए आया था। नाजिश हटी और वो करीब आया तो अलवीना जबान रोक ना सकी। जवाबा वो धीमे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी पुरसरार सी थी। अलवीना ने नजर भरकर उसे देखा था। मुबारक हो, तुम हारते हारते भी जीत गई। अलवीना जल ही तो गई, सब्र का घूंट भर कर रह गई। अलवीना जहांदाद ने हारना नहीं सीखा। वो शिकस्त सामने देख कर भी कभी शिकस्त कबूल नहीं करती। जवाबन जोरेज ने इस्तफामिया निगाहों से उसे देखा। यू श्योर, तुम्हें यकीन है कि ये टून जो तुमने अभी प्ले की है खुद साख्त थी? मेरा मतलब ये तुमने खुद बनाई? तुम्हें लगता है मैंने चुराई? अलवीना ने अब्रुएं उठाया। हो सकता है, उसने बस इतना कहा, लेकिन अलवीना भड़क गई। उसने सुना जोरेज कह रहा था, क्या तुमने फेरी टेल सुना है? लेग्रेसेंडर, रेबेक्का, ऑस्कर वेडिंग वाइल
सॉन्ग है, मुझे लगा तुमने उसे कॉपी किया। अलमीना लाल भंवक का हो रही थी, जब्त करती वो बस इतना कह सकी, मैंने कॉपी नहीं किया। एक एक लफ्ज तोड़कर अदा किया। जोरेज ने हल्का सर हिलाया। हाँ, तुम तो कभी कॉपी नहीं करती ना, इसलिए। वो जाने मजाक था या तांज अलमीना समझना नहीं सकी। जोरेज फौरन बोला, वो अगले हफ्ते ब्लैक फाइटर्स का मैच है। अब चुनाचा मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आया हूँ, तो तुम भी मुझे खेलता देखने कदसानी कद कजफा कजाफी स्टेडियम आओगी। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की, इसके बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं बेइज्जती नहीं की यार, वो बेजारी से बोला और आगे को हुआ। यू प्लेड अमेजिंगली वेल। तुमने हैरत अंगेज हद तक अच्छा बजाया। जो कमेंट मैंने किया वो तो मेरा बतौर तनकीदी निगार तस्वरा था। तनकीदी निगार की शक्ल तो देखो। वो गुस्सा वो गुस्सा थी। जोरेज उसे देखता रहा। अब वो माफी मांगने से तो रहा, सो हाथ बुलंद करके अलवीना का कंधा थपथपाया। मैच देखने जरूर आना। और वो इतना कहकर पलट गया। अलवीना शिथिल सी खड़ी उसे देखती रही। कैसा दोगला बंदा था ना, तारीफ भी कर दो और बेइज्जती भी। तभी किसी ने उसकी फिराक खींची तो अलवीना किसी ख्वाब से जागी। सामने नन्हा बच्चा एक रुका लिए खड़ा था। ये कि आपके लिए है, उसने बस इतना कहा और निगाहों नजरों से ओझल हो गया। लवीना ने मुतरज्जिब निगाहों से रुक्के को देखा। उसे खोला लिखा था, आप इतना अच्छा वायलिन बजा लेती हैं, मुझे पता नहीं था। आप में और क्या क्या हुनर छुपे हैं मिस जहादात, मैं ये भी जानना चाहूँगा। अलवीना वो रुक्का पढ़कर बेख्तियार मुस्कुराई। उसे 1% भी शक ना था इस अमर में कि ये रुका जोरेज ने भेजा था। उसने वो खत मुट्ठी में दबा लिया, और ये पहला खत था जो अलवीना जहादात को मिला। तारीखी छा रही थी, अंधेरी की दबीर चादर बर्फ को लपेटे हुए थी, जबकि बर्फ तले अकड़ो बैठी वह सफ़ेद लिबास पहने और अधूर लग रही थी। उसके आंसू अभी तलक बेआवाज बह रहे थे। मैंने उसके लिए हर शख्स को ठुकरा दिया। वो अकड़ी घास पर हाथ फैलाए सोच रही थी। हनान को, बिलाल को। उसकी आंखों का मस्कर बदला और नजरें अपने हाथों पर गड़ गईं। इन हाथों ने उन सबको उनकी औकात याद दिलाई, और एक मर्द के पीछे मैं अपनी औकात भूल गई। मैं किसी से इल्तिजा नहीं करती थी, लेकिन उसके लिए मैं उसके पाँव में बैठ गई। मैंने उन सब की मोहब्बत को ठुकरा कर सिर्फ उसे मोहब्बत दी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत कर नहीं सका। मैं उसके लिए दुनिया से बढ़ गई, लेकिन वो मेरे लिए चंद लोगों से नहीं जीत सका। वो गमे इश्क की मारी लड़की एक बार फिर बेआवाज रोने लगी थी। उसके दाएं हाथ ने हर उस मर्द को उसकी दिला औकात दिलाई थी जिसने उसके साथ ऊंच नीच करने की कोशिश की थी। बदकिस्मती से इनमें हनान भी शामिल था। और जिस रात अबैक की छठी सालगिरह की तरकीब थी, उस रोज बिलाल की भी शामत आई थी। वो क्लब से वापस आई तो खुश थी। वो कंपटीशन ही नहीं जीती थी, उसकी तख्लीक को सराहा भी गया था। उसके जहन में लम्हे भर के लिए जोरेज का ख्याल ज़रूर आया था, लेकिन उसे पे स्पष्ट डालकर वो लॉन्च में आ गई थी। बाहर तकरीब जारी थी। अलवीना ने एक नज़र बाहर जाने से पहले खुद को आईने में देखा था। खूबसूरत तो वो थी ही। इस शाम भी निक सिंह से तैयार गबस ढा रही थी। अपना मस्कारा ठीक करने के लिए उसने कमरे में जाने की बजाय लॉन्च की दीवार गिर शीशे का ही इस्तेमाल किया। लिपस्टिक ठीक कर रही थी जब हन्नान अंदर आया और अलवीना को देखकर ठटक गया था। अलवीना ने उसे आईने में देख लिया था और बेतबारी बरते हुए लिपस्टिक ठीक करती रही। उसने हौले से दोनों लब आपस में एक अदा से जोड़े थे और चौखट पर खड़ा हनान हमेशा की तरह मोहब्बत होकर उसे देखने लगा था। क्यों घूर रहे हो? अलमीना ने गंभीर लहजे में पूछा तो हनान चौंका, फिर खंकार कर आगे आया। क्या रिजल्ट निकला तुम्हारा कंपटीशन का, जो निकलना चाहिए था। अलवीना जहां दाद राज करेगी वही फातिहा कहलाई जाएगी। किसी में दम है जो इससे आगे निकले। मुस्कुरा कर वो सीधी हुई और लिबास से नादीदा गद झाड़ने लगी। यानी जीत गई? हनान मुताज्जब हुआ। अलवीना ने साबत में सर हिलाया और 2 कदम पीछे हटकर एक जिल्लाती निगाह हनान को पर डालती हुए पूछा, मैं खूबसूरत तो लग रही हूँ ना हनान? और हनान मुस्तफ़ा फिर गड़बड़ा गया था। उसने जल्दी से साबत में सर हिलाकर कुछ कहना चाहा तो अलवीना मासूमियत से लहजे में
कहने लगी, बस दुआ करें मैं बिलाल को भी खूबसूरत ही नजर आऊं। वो अमेरिका से आया है, उसने कितनी खूबसूरत लड़कियां देख ली होंगी, इनसे बात की होगी, अब मैं उसे कहाँ पसंद आऊंगी? कोई अंधा ही होगा जिसे तुम पसंद नहीं आओगी अलवीना। हनान का जवाब बेसाख्ता था। अलवीना मुस्कुराई, फिर बिलाल अंधा तो नहीं। चलो मेरे लिए दुआ करना मेरे भाई। वो इसका दिल जलाकर लॉन्ज में निकल आई। कुछ दूर आकर जो पलट कर देखा तो हनान बेचारगी से सर झुकाए खड़ा था। अलवीना के लबों को मुस्कान ने हारस में ले लिया। गर्दन वापस फेंक कर उसने कदम आगे बढ़ाए तो बेख्तियार ही रुकी। उसे पता ही नहीं चला कि सामने से बिलाल 8 साल किंजा को कंधों पर उठाए भागा आ रहा था। वो खुशी से झूम रही थी और बिलाल उसे झुला रहा था। अलवीना को सामने देखकर वो ठहर गया तो अलवीना बाल बाल बची। उधर उसने किंजा को कंधों से उतारा, फिर इधर अलवीना मुंह फेर कर आगे बढ़ गई। है अलवीना? बिलाल की आवाज भारी थी, वो धीमा और ठहर ठहर कर बोलता था। अलवीना को मजबूरन रुकना पड़ा। 100 फरिश्ते भी गवाही देने आते तो वो कभी नहीं मान सकती थी कि बिलाल ओमान खूबसूरत था। अलबत्ता उसकी शख्सियत में एक ठहराव सा ज़रूर था। अलवीना उसे लाख बदसूरत कहती, उसे लाख बद्दुआएं देती, लेकिन उसके सामने हनान के बरक्स कुछ खामोश हो जाती, नजरें झुका लेती, शायद क्योंकि वो भी हमेशा रे रियोज्ड मोहतात रहा था। मुबारक हो। किस लिए? अलवीना चौंकी। हनान ने तुम्हारे कंपटीशन के बारे में बताया, मुझे अच्छा लगा कि तुम जीती। स्याह पैंट शर्ट में वो आम से हुलिये में मुबलिस था, पहले की निस्बत अखलाक से पेश आ रहा था। अलवीना तंजिया मुस्कुराई, कंधे उचकाए, जैसे बाकियों को मेरी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही तुम्हारा अच्छे लगना या ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलाल, एक्सक्यूज मी। बिलाल की रंगत बदली। अलवीना की नजरें मुस्कुराहट हूँ कैम थी। चंद दिन पहले तुम मुझे सही से देख भी नहीं रहे थे, बात करना तो दरकिनार, और आज अचानक यूं तुम्हें मुझसे हम कलाम होना याद आ गया, जबकि मैं तुम्हारी जाने मुतवज्जो भी नहीं थी। क्यों क्यों बिलाल, क्या चाहिए तुम्हें? वो अब बाजू सीने पर बांधे चुपती निगाहों से उसे देख रही थी। ऐसे ठरकियों से निपटना उसे आता था, अब चाहे वो घर के बाहर हो या अंदर। माइंड योर लैंग्वेज अलवीना, जबान संभाल कर अलवीना। उसके लहजे में खतरनाक था, अनासर था, चेहरा बेत्यासा था। अलवीना की आंखों में बगावत के आसार नजर आए। क्या करूं? सब कहते हैं जबान दराज हूं, तो इन सब ने जबान दराज की लगामें खींचने के लिए कुछ नहीं किया? अलवीना को पता था उसका जवाब बेसाख्त है, लेकिन वो मुश्तिल हुई थी। गुस्सा बवक्त पीकर वो 2 कदम आगे आई। दुनिया में कोई फर्द जमा नहीं है जो अलवीना जहादाद की लगामें खींच सके। वो उड़ने के लिए बनी है, उसको बेड़ियों में कोई नहीं जकड़ सकता। हाँ, नजर आ रहा है। अब के बिलाल के लहजे में एक हल्का सा तंज था, चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारी ये तराश खराश, ये ग्रूमिंग और मेकिंग साबित कर रही है कि तुम एक बिगड़ी हुई, मगरूर और नपरस्त रईसजादी हो, जिसके छोटे से दिमाग में इसका अपना आप है बसता है। और तुम तो रईसजादे भी नहीं हो, ना तुम में रति बराबर कोई कशिश है। बोर्डिंग एंड ब्रेइंग, और सबसे अहम, तुम तो इस घर के फर्द भी नहीं हो, ये घर भी तुम्हारा नहीं है। फिर मेरे घर में खड़े होकर तुम कैसे मुझ पर भक्ति कर सकते हो? ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारा तो नहीं है ना। फिर अपनी तशरीफ यहाँ क्यों ले आते हो? नहीं अच्छा लगता मुझे तुम्हारा यहाँ आना। क्यों? बिलाल अब मुस्कुराया था। तुम्हारा मंगेतर हूँ, आता जाता रहूंगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, वरना शादी के बाद भी तुम मुझसे खिंची रही तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अलवीना, नाउ यू माइंड योर लैंग्वेज। अब तुम अपनी जबान संभालो। वो चीखना नहीं चाहती थी, लोगों को तंग करना, ताने देकर लाजवाब करना उसका वितर्य था। आज बराबर का जवाब मिला तो अलवीना की आवाज़ ना चाहते हुए भी बुलंद हो गई। इर्द गिर्द के लोग पलट कर देखने लगे। बिलाल उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा था। अलवीना की इसकी हंसी में भी तंज नजर आया था। तुम्हारी तो बर्दाश्त की हद भी बहुत छोटी है अलवीना। अलवीना तमाशा नहीं चाहती थी, इसने कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा किया और पलट गई। उस जगह से दूर जाने के लिए कदम उठाए ही थे कि बाजू पर बिलाल की गिरफ्त महसूस हुई। सुनो अलवीना, तुम मेरी बात का। वो कुछ कह रहा था जो अलवीना ने सुनने की जहमत नहीं की। बामुश्किल वो खुद पर जबर करके वहां से हटी थी, लेकिन वो तो बदतमीजी की हद ही पार कर गया। क्या उसे लगा है कि वो
ہانیہ سے مخاطب ہے، جبھی تو اس کا بازو پکڑ رہا ہے، کیا اسے نہیں پتا اس کی مخاطب الوینا جہاں داد تھی، وہی حسین ملکہ جس کے سامنے سرنگوں رہنا پڑتا ہے، نپے تلے لہجے میں بولنا پڑتا ہے، بولتے وقت لفظ کا دھیان سے چناؤ کرنا پڑتا ہے، نظریں جھکانی پڑتی ہیں اور جسم کو ساخت رکھنا ہے، پھر وہ عام سی شکل کا ایک آدمی غلام کیسی یوں ملکہ کو سرعام بے عزت کرنے کی بعد اس کا یوں بازو تھام کر اسے عقاب میں کھینچ سکتا ہے؟ بس ایک لمحہ لگا اور الوینا کا دماغ گھوما، اس نے پلٹ کر رد عمل دیا تو تڑاک کی آواز آئی، لانچ میں یکلخت سناٹا چھا گیا۔ بلال کے لیے یہ صدمہ کم تھا، لیکن الوینا وہ خود کچھ بھکلا گئی نہیں، اس نے تو صرف بلال کو ہلکا سا دھکا دے کر ہٹانا تھا۔ یہ ہاتھ کیسے اٹھ گیا، یہ تماچا کیسے مار دیا؟ اسے محسوس ہوا کہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بلال سے نظریں نہیں ملائی، الٹے قدموں چلتی وہ پورچ تک آئی، پھر پلٹی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ جان کر نہیں لگایا، یا شاید لگانا یاد نہیں رہا۔ نیچے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ یوں ہی سر گرائے بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ نیچے قہرم مچ گیا تھا، جانے ہو کیا رہا تھا۔ تبھی دہلیز پر آہٹ ہوئی، وہ کنزا تھی۔ اس نے متوسط نظروں سے الوینا کو دیکھا ضرور، لیکن بے وقت پوچھا، آپ نے بلال بھیا کو کیا کہا ہے الوینا باجی؟ میں اس وقت تمہارے فیورٹ بھائی کے بارے میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں کنزا۔ وہ کچھ غصہ تھی، کچھ پر ملال۔ کنزا روان سی ہو گئی۔ نیچے پھپھو اور ہانیہ باجی آپ کو کوس رہی ہیں، آپ نے بلال بھیا کو کچھ تو کہا ہے نا باجی؟ میں نے کچھ نہیں، تبھی تو وہ سامان باندھ رہے ہیں، وہ واپس جا رہے ہیں باجی۔ الوینا مزید غصہ ہوئی، یعنی اتنی بدتمیزی دکھا کر وہ اب معصوم بن رہا تھا؟ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ اپنا سامان باندھ کر جا رہا تھا؟ الوینا جھٹکے سے اٹھی، کنزا کو پار کرتی وہ تیز قدموں سے چلتی لانج میں آئی۔ ہانیہ پریشان حال سی وہیں کھڑی تھی، حنان بھی سینے پر بازو باندھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ الوینا کو دیکھ کر سیدھا ہوا، لیکن ان سب کو نظر انداز کرتی الوینا سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اپر لیفٹ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور پھپھو دہلیز پر دستہ تھی۔ چل بلال، میں ماں ہوں نا تیری، میری مان لے، رک جا نا، وہ منت سی کر رہی تھی۔ جواباً بلال نے رخ ان کی جانب کر کے کچھ کہنا چاہا تو نگاہ بے اختیار پھپھو کے پیچھے سیڑھیوں میں رکی الوینا پر جا اٹکی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ الوینا سیدھی اوپر آئی اور پھپھو کو دیکھے بغیر دہلیز سے 2 قدم اندر کمرے میں آئی۔ آپ باہر جائیں گی پھپھو؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ پھپھو سے کچھ سخت سنانا چاہتی تھی، لیکن بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ الوینا نے بنا ہچکچاہٹ کے دروازہ ان کے منہ پر ٹھا بند کیا اور پلٹی۔ بلال اسے دیکھ رہا تھا، اسے پلٹتا دیکھ کر بیڈ پر رکھے اٹیچی میں کپڑے رکھنے لگا۔ تو اب اپنی تشریف لے کر دفان ہو رہے ہو تاکہ سب تمہیں معصوم سمجھیں؟ سینے پر بازو باندھ کر اس نے دروازے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ بلال ہونس کپڑے تہہ کر رہا تھا، تم نے ہی کہا تھا کہ تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، اب جا رہا ہوں تو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے برا بنا کر جا رہے ہو؟ جانتے ہو پھپھو کتنی دعائیاں دیں گی کہ ان کے مہینوں بعد آئے بھانجے کو میں نے تھپڑ مار کر واپس بھیج دیا۔ غلطی کا احساس ہو گیا؟ بلال کے لہجے میں طنز تھا۔ الوینا پھڑک کر آگے آئی تھی، تم بکواس کرو، مجھے گالیاں دو، مجھے جاہلوں کی طرح مین ہینڈل کرنے کی کوشش کرو، یہ صحیح ہے؟ تم مجھے بدصورت کہو، میری شخصیت کے پرخچے اڑاؤ اور مجھے تھپڑ مارو، یہ صحیح ہے؟ کیا انا صرف تمہاری ہے الوینا جہاں داد؟ کیا عزت صرف تمہاری ہے؟ میں تمہاری منگیتر نہیں ہوں، وہ یکدم بولی تھی۔ بلال بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تھا۔ الوینا نے انگلی اٹھا کر کہا تھا، تم اسے بےعزتی سمجھی یا بدتمیزی؟ بات اتنی ہے کہ میرے لیے تمہیں سامنے دیکھنے کا تصور ہی ایک برا خواب ہے۔ شادی تو ناممکن بات ہے، تم بھی خوب جانتے ہو کہ ہماری منگنی مخصوص اس لیے ہوئی تھی کہ تمہارا جہانداد ہاؤس سے رشتہ جڑا رہے۔ اب وہ رشتہ ختم اور آئندہ میرا بازو پکڑنا تو گجا۔ خبردار جو مجھے پر زبانی حق جتانے کی کوشش بھی کی۔ بلال، کیا کرو گی؟ وہ بے اختیار کپڑے چھوڑ کر آگے آیا تھا، جب تمہیں ان لفظوں پر پچھتانا پڑے گا، اور ہر دن رات نہیں بلکہ ہر پل مجھے اپنے پاس دیکھنا پڑے گا۔ الوینا جہاں داد کی زندگی میں وہ دن نہیں آئے گا، اس
उसने मखसूस इतना कहा और पलट गई। बिलाल ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। अलवीना ने बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला तो पप्पू को कान लगाकर बातें सुनते पाया। वो चुपचाप इन्हें देखती सीढ़ियाँ उतर गई। अब उनका और बिलाल का आपस में एक होना नामुमकिन था, ये तो तय था। अलवीना को नहीं याद था बिलाल ने इस वाक़ये के बाद उसे बिला ज़रूरत या बाज़रूरत देखा या टोका और रोका हो। उसने इस शख्स से खूब छुटकारा पाया, लेकिन मूड कुछ दिन तक खराब ही रहा। उन 2-3 हफ्तों में वो घर से बिल्कुल भी नहीं निकली। इसका कमरा था, उसका एजल पेंटिंग स्टैंड और उसके रंग। किंजा जब भी कमरे में आती से रंगों के सहारे में पाती। अपना कमरा उसने नए अंदाज में सजा लिया था। फिर तीसरे हफ्ते सुबह सुबह नादिश आई। वो बड़ी अफसरदा थी। क्या तुम भूल गई? हमने मैच देखने जाना था। सॉरी नादिश, मेरे पास वक्त नहीं है और मेरे पास टिकट नहीं है। ओहो, टिकट तो खरीदनी ही नहीं पड़े, जोरेज ने मुफ्त में दिलवाए हैं। उसका नाम सुनकर अलवीना का रंग बदल गया, हलक कड़वा हो गया। उसने नखुसत से चेहरा मोड़ा। नादिश कह रही थी, अब तुम ऐसे मत करो अलवीना, वो भी तो तुम्हारा म्यूजिक शो देखने आया था। अब तुम्हें भी चाहिए कि उसकी दावत कबूल करो। घंटे 2 घंटे की तो बात है। तभी किंजा कमरे में आई थी। उसकी मुखालबत अलवीना थी मुखातिब अलवीना थी। आज रात हनान भाई डिनर दे रहे हैं बाजी। इनकी कोई इनोसमेंट बर लाई है इसीलिए। और बस ये फिक्र सुनकर अलवीना ने सैकड़ों में लिबास बदला था। कम से कम वो हनान जैसे मजनुओं को आज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चलो मैच के बहाने कुछ आउटिंग ही सही। अलवीना को उसे देखकर बेख्तियार हंसी आई थी। खुली सी शर्ट और शॉर्ट्स में वो बिल्कुल जवान मैसी लग रहा था। लेकिन अलवीना ये तस्लीम ना भी करती तो जानती थी कि वो इस हुलिया में अपनी उम्र से बहुत कम कम उम्र कुदस हैंडसम सा लग रहा था। इन बाकी खिलाड़ियों में वो अलवीना को सबसे पहले नजर आया। नादिश उसे शॉर्ट्स में देखकर बेख्तियार हंसी, लेकिन अलवीना की निगाहें उस पर टिक गई थीं। चलो अलवीना, दोस्त के लिए दुआ करते हैं, नादिश ने जिलाने वाले अंदाज में कहते हुए दोनों हाथ बुलंद किए थे। वो समझती थी अलवीना मामूल के मुताबिक कोई तल्ख जुमला किसेगी, लेकिन खिलाफ मामूल उसकी नज़रों का मस्का जोरेज हसन की बना रहा, जिसकी टांगों में जैसे बिजली भरी हुई थी। पहले 2 गोल उसने किए थे, गरचे मुखालिफ टीम 3 गोल कर गई थी। ये तो टीम को जितवा देगा। उसकी फुर्ती देखी है भला, उससे कोई कौन जीत सकता है। नादिश ने बेख्याली में तस्वरा किया था, तब जोरेज ने बाल मुखालिफ खिलाड़ी से छीनी थी। हाजरीन ने दाद व तस्कीन के नारे बुलंद किया। तभी कम्युनिटी बॉक्स की जानिब निगाह बुलंद करते जोरेज ने बेख्तियार बॉक्स की करीब सीटों पर बरजबान इन दोनों लड़कियों को देखा था। एक निगाह और फिर पलट गया। फिर पलट कर दोबारा कुछ हैरानी से देखा। अगर उसकी रफ्तार फ्लश से तेज थी तो आंखें भी इकाब जैसी थीं। उसने गोल करना था। मुखालिफ फुटबॉल लिए उसकी जानिब भागा आ रहा था, लेकिन जोरेज इससे बेखबर उस जानिब देखे गया। फिर एक दिल फरेब मुस्कान अलवीना की जानिब उछाली। अलवीना कुछ मुतजब हुई, अंदर ही अंदर मुश्तिल भी हुई। गोल जोरेज गोल, सब पुकार रहे थे। जब जोरेज चौंका, बाल को उसने तूफानी अंदाज से अपनी जानिब बढ़ते देखा और अगले ही लम्हे वो जमीन पर चारों शाने चुत पड़ा था। बाल उसकी टांग जख्मी कर गई थी और फिर सारी गेम वो खेला नहीं था। सेकंड हाफ में ही बेंच पर बैठा दिया गया। उसे सर झुकाए टांग पकड़े बेंच पर बैठा देखकर भी अलवीना हौला सा मुस्कुराई थी। उसकी निगाहें जोरेज की टांग जख्मी कर गई थी। नादिश मैच के आखिर पर एक जूस का डब्बा थामे ग्राउंड में आई थी और उसे जोरेज के सामने धर दिया। तुम्हें नहीं लगता ये किसी और को मुझे थमाना चाहिए था? जोरेज का इशारा अलवीना की जानिब था। अलबत्ता उसने जूस थाम जरूर लिया। अलवीना ने वो सुना, चुप का रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन नादिश ने जैसे सुना ही नहीं। वो अलवीना को कुछ कहकर स्टेडियम से बाहर जा रही थी। खुद एतमाद सी अलवीना ठटक गई। मुझे अकेला क्यों छोड़कर जा रही हो? स्नैक खरीदने जा रही हूँ अलवीना, वहाँ इतना रश है, तुम यहीं ठहर जाओ, दोस्त की कंपनी एंजॉय करो। अलवीना कुड़ कर रह गई थी, फिर पलटी तो जोरेज जूस का स्ट्रॉ लबों में दबाए गौर से उसे देख रहा था। उसे यूं खड़ा देख कर उसने स्ट्रॉ लबों से निकाला और मुस्कुराया। तो मिस अलवीना जहांदाद,
द ग्रेट जोरेज हसन को खेलता देखने चलकर स्टेडियम आई हैं। तुम इतने अहम भी नहीं हो, उसने नजरें मिलाए बगैर कहा था। मैंने बस बोरिंग एडवेंचर और बुरे एडवेंचर में से एक को चुना है। ये बोरिंग एडवेंचर तो नहीं था, मेरी टीम जबरदस्त खेली, तभी तो हमने ट्रॉफी जीती है, लेकिन तुम तो सेकंड हाफ में बेंच पर ही बैठे रहे। ओह, अलवीना ने बेसाख मुस्कुराते लबों को दोनों हाथों से ढका। तुम तो कुछ किलो वजनी फुटबॉल से जख्मी हो गए थे, जादू हो गया था मुझ पर। जोरेस की नजरें ये कहते हुए उसके पर से हटी नहीं। एक खूबसूरत जादूगरनी ने अपने हुसीन आंखों से मुझे देखा और मुंजदम कर दिया। अपनी मगरूर आंखें मेरी आंखों में घोंप कर मुझे हारिस ने कैद कर लिया। फिर तसल्लम टूटा तो मैंने खुद को तूफान की जद में पाया। वो उठकर मीना के सामने आया और मुस्कुरा दिया। उस जादूगरनी ने जख्मी कर दिया इस टांग को भी, और सीने पर हाथ रखा इस दिल को भी। अलवीना ने मुतशिश निगाहों से उसे देखा था। महसूस हुआ कि दिल सीने में नहीं है, फिर लगा कि दिल है और धड़क धड़क कर बेहाल है। अगले हफ्ते डिनर करें? वो पुश्त पर हाथ बांधे पूछ रहा था। क्या वो उसे अपनी कोई गर्लफ्रेंड समझ रहा था? बेख्तियारी बेसाख्ती बिला तवक्को ही अलवीना के लब अचानक ही कम कपाए थे। अगर फ्री हो तो ठीक है, वरना मैंने नुमाया एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स पेश करनी है अगले हफ्ते, इसलिए। इट्स ओके, मुझे लगा तुम आजकल फ्री हो, इसलिए मैंने पूछा, उसने जल्दी से वजाहत दी थी। अलवीना को जाने कि गुस्सा क्यों नहीं आया। जोरेज हसन उसके सामने आने वाला पहला हैंडसम लड़का था, उसकी शख्सियत से मुतासिर होने वाला, उस पर मर मिटने वाला पहला मर्द भी नहीं था। वो ऐसे ठरकियों को डांट देती थी, डिनर की दरख्वास्त करते थे, ऐसे दिल फेंक लड़कों को इनकी औकात याद दिला देती थी, लेकिन वो इस दिन खामोश रही, बिल्कुल खामोश। यहाँ तक कि नाज़िर हजूम से स्नैक लेकर निकलती नजर आई। वो जोरेस के पास से भागी, तेज कदमों से चलती वो स्नैक वाले हिस्से में आई। तभी छोटे गोल मटोल बच्चे ने उसका दामन खींचा। अलवीना ने देखा, उसने एक रुक्का उसके जाने बढ़ा रखा था। ये आपके लिए है। अलवीना ने कुछ हैरानी से रुक्का थामा, खोला और पढ़ा। साथ ही पेशानी पर बल पड़ गए, लिखा था, तो अपने कज़न का डिनर छोड़कर आप यहाँ स्टेडियम में जोरेज हसन का मैच देखने आई हैं। वेल डन मिस जहादार, यही तो रिश्तों से वफा होती है। ये रुका किसने भेजा था? क्या जोरेज ने? उसने पलट कर देखा तो जोरेज को दूर बेंच से उठते देखा। घर जाते तक लुइना के जहन में वो रुका खलबली मचाता रहा, फिर मंदमल हो गया। उसने अथाह बेजारी से अपनी पेंटिंग्स को घूरा था, और इनके सबब वो आज रेस्टोरेंट में उसके साथ डिनर करने की बजाय यहाँ हाल में मुकीद सी खड़ी थी। उसकी तख्लीकात को सराहा जा रहा था, पेंटिंग्स की कीमत पूछी जा रही थी, लेकिन वो लातलक सी एक स्टूल पर बैठी थी, तंग जीन्स और लंबी ब्लू शर्ट पर गले में मफलर लपेट कर डाले वो बड़ी पुरवकार सी लग रही थी। होंठ हमेशा की तरह भड़कती सुर्ख लाली में रंगे थे और आंखें काजल से लबरेज थी। अलबत्ता आज उसके बाल बंधे थे, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड सुर्ख नुमा और सुनहरे बालों की उसने फ्रेंच चुटिया बनाई थी, जो माथे कर ताज की तरह सज गई थी। दिल परेशान था, दिल बेहाल था। उसकी बेकली हद से बढ़ने लगी तो वो कुछ मुतरस्सब होकर उठी। परस्त हमेशा की तरह कांधे पर था। कायदे के मुताबिक उसे नुमाइश ख़त्म होने तक हाल में ही रहना था, क्योंकि अवेजा पेंटिंग में से कई उसकी थीं, लेकिन वो यहाँ से भाग निकलना चाहती थी। खरमा खरमा चलती वो अभी लॉबी में दाखिल भी नहीं हुई थी कि बेख्तियार रुकी, कुछ मुतजब हुई और दोबारा पलट कर नुमाइश हाल में तामीर शुदा रैंकिंग के करीब खड़े मर्द को घूरा। उसकी पीठ अलवीना की जानिब थी। पैंट शर्ट के ऊपर उसने नस्बता लंबी जैकेट पहनी थी, जिसके कॉलर खड़े थे, और नतीजा उसकी गर्दन छुप गई थी। अलवीना चौंक सी गई। इन्हीं कदमों से वो वापस सीढ़ियां चढ़ आई, लोगों को पार करती वो रैंकिंग तक आई, फिर बिना हिचकिचाहट के कुछ बेख्तियार होकर अपना हाथ मर्द के कंधे पर धर दिया। वो सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को घूर रहा था। कुदरत हैरानी से पलटा, शनासाई की एक लहर उसकी आंखों में दौड़ी और वो मुस्कुराया। है बेलरीना, उसने 2 उंगलियों से हाय का इशारा किया। अलवीना का दिमाग घूम गया। क्या ऐसे लम्हात को कहते हैं इत्तेफाक? क्या ये होता है इल्हाम? तुम यहाँ अलवीना जहांदाश परेशान सी होती थी
होती थी, हिचकिचाती नहीं थी, हिलकाती नहीं थी। हालात उसके मुखालिफ भी हों तो वो डर जाती थी, लेकिन उस दिन वो गिड़गिड़ा गई, सटपटा गई। वैसे मुझे बता कर आना चाहिए था, पर मसला ये है मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। वो अब लाबी की जानब इशारा कर रहा था। मेरे डैड बाहर ड्यूटी कर रहे हैं। आजकल स्मगल केसेस बहुत बढ़ गए हैं ना, इसलिए इनकी मखबिर ने इन्हें इत्तला दी है कि यहाँ कुछ तो होगा। इतना कहकर वो लब अलवीना के कान के करीब लाया और सरगोशी की। शायद किसी मुजरिम का इनकाउंटर। तुम्हारे डैड पुलिस में है? अलवीना को ये दिलचस्प लगा। एसपी जोरेज ने कान को हाथ लगाते हुए कहा था, उनसे बढ़कर दहशतनाक इंसान कोई नहीं है। मेरा फर्ज है कि मैं इनकी इज्जत करूं, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? अलवीना का मसला वही था। जोरेज इसके मुतफिक्र चेहरे को देखकर ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। क्या सुनना चाहती हो मेरे मुंह से? वो अब पेंट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुरा रहा था। वो अब पैंट के जेबों में हाथ डाले मुस्कुरा रहा था कि जोरेज हसन तुमसे मुतासिर हो चुका है और अब उसका दिल एक मिनट भी तुम्हारे बगैर काबू में नहीं रहता। कोई एक शख्स दिखाओ जिसने अलवीना जहादात को देखा, फिर पलट कर दोबारा नहीं देखा। वो मखसूस मगरूर से लहजे में बोली थी। जोरेज बस मुस्कुरा कर रह गया, फिर सर झटक कर पलटा और पेंटिंग पर हाथ रखी। तुमने बनाई? नीचे नाम लिखा है। अलवीना ने तंजिया लहजे में उंगली पेंटिंग के कोने में लिखे नाम पर रखी। जोरेज ने सर हिलाया। नाम तो तुम्हारा ही लिखा है, लेकिन क्या ये वाकई तुमने पेंट की है? तुम्हें पता है कुछ लोग पैसे देकर भी पेंटिंग्स खरीद लेते हैं और फिर इन्हें अपना नाम लेकर बेचते हैं। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो मैच के पहले हाफ में जख्मी होने का बहाना बनाकर बेंच पर बैठ जाते हैं, ताकि अगर टीम हार जाए वो ये कहने के काबिल हों कि वो जख्मी थे, खेले नहीं और टीम हार गई। लेकिन अगर टीम जीत जाए तो कहें कि कुदरत ने इनके जख्मों के बदले इनकी टीम को कामयाबी से नवाजा। जोरेज हंसा, जवाब देता हंसता रहा। अलवीना उसको हंसता देखती रही, फिर जाने क्यों उसके अपने लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, बड़ी आसूदा सी, खुशकिन सी मुस्कान। अगर तुम बुरा ना मनाने का वादा करो तो हम डिनर की बजाय लंच करें, क्या कहती हो? अलवीना ने सोचा कि वो जाना तो चाहती है, लेकिन पेश करने के लिए क्या बहाना बनाए। मेरी पेंटिंग्स बकाऊ नहीं है, मुझे इन्हें वापस लेना है और इसलिए मुझे नुमाइश ख़त्म होने तक यहीं रहना रहना तो ये कौन सी बड़ी बात है? हम मैनेजर को कह जाते हैं कि नुमाइश ख़त्म होने पर पेंटिंग्स अपनी कलेक्शंस ज़ख़ीरा मराद स्टोर में रखें। तुम कल या परसों ले लेना। अलवीना ने महसूस किया कि अब कोई बहाना बनाना यानी जोरेज हसन का दिल तोड़ना। क्या फ़र्क पड़ता है अलवीना, एक दिल ही तो है। कितने दिल तोड़े हैं तुमने? एक और तोड़ दो। फिर उसने अपनी मुख रुतुई अंगुलियों से उसके धड़कते दिल को ज़रा दबाया तो वो उसके अपने सीने में, अपने दिल में तकलीफ का एहसास हुआ। अपनी धड़कनें बेतरतीब हो गई और अपना बदन कांप उठा। ये क्या हुआ? इन दिलों में ये एहसास का बंधन कब कायम हो गया? चलें। उसने चाबी भी निकाल ली थी और रैंकिंग से 2 कदम दूर हो गया था। अलवीना बेखुदी में उसके करीब आई थी, उसके साथ कदम बढ़ाने लगी थी। आज एक नया एहसास उसे हार्स में ले हारस में ले रहा था। वो जोरेज हसन के साथ चल रही थी। लोग उसे देख रहे थे, लोग उसे पहले भी तो देखते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। सब उसे रश्क से देख रहे थे, पहले भी तो देखते थे क्या, लेकिन आज कुछ अलग था। लेकिन आज क्यों अलग था? क्या खाओगी? उसे समझ नहीं आया वो कब यहाँ पहुँच गई। कुर्सी पर जोरेज के मुकाबले बैठी गुलाबों की महक में लिपटी वो ख्यालों में मगन थी जब जोरेज की आवाज़ सुनाई दी। अलवीना ने एक नज़र मेन्यू पर देखा। क्या वो ये कह दे कि मैं वही खाऊंगी जो तुम मंगवाओगे? उसने दिल में सोचा और उस बेतुकी सी सोच पर मुस्कुरा दी। ये उसे क्या हो रहा है? ये पल ही पल में क्या हो गया है? यानी वही खाओगी जो मैं ऑर्डर कर दूंगा? वो उसकी बेवजह खामोशी और पुरस्रार सी मुस्कुराहट को समझ नहीं सका था। अलवीना ने नाक भौं चढ़ाई थी। क्यों? मेरा इंतखाब कहाँ गया? जोरेज ने कंधे उचका दिया और कुर्सी से टेक लगाई। वेटर इधर आ रहा था। वो उस पर नजरें मस्कर किए ज़ेरे लब गोया हुआ था। अमजद असलम
السلام امجد کہتے ہیں، مزاج اپنا پسند اپنی خاک، خیال اپنا کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ الوینا نے دونوں ابرویں استفسیمیہ انداز میں اٹھائیں۔ وہ یہ کیا بول رہا تھا، وہ یہ کب سے بول رہا تھا؟ الوینا کے لیے وہ لنچ جانے کب آیا جانے کب ہو گیا، وہ تمام عرصہ اس میں مگن رہی تھی، خود میں مگن رہی تھی، سامنے بیٹھے مرد کو بے خیالی میں دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی دیکھ پرکھتی رہی۔ تمہارے ڈیڈ کیا وہ اعتراض نہیں کریں گے کہ تم ان کے ساتھ آئے تھے لیکن پھر غائب ہو گئے؟ اوہ، وہ میری زندگی میں مداخلت نہیں کرتے، وہ یہی ان کی سب سے اچھی خوبی ہے۔ اس نے بڑی نفاست سے اسٹکس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تھا۔ تم بتاؤ، نازش نے ایک دفعہ اپنی ایک خوبصورت سی دوست کا تذکرہ کیا تھا جس کے خاندان والے تنہائی ظالم ہیں، تو نازش تمہیں ہر بات بتاتی ہے؟ الوینا چونکی۔ زوریز نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری دور پار کی کزن ہے، دراصل ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن، خون کا رشتہ نہیں ہے، اور تبھی نازش نے اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ خیر، میں کیوں اس کے بارے میں جاننے کے لیے اتنی متجسس ہو رہی ہوں؟ چلیں اب۔ اسے محسوس ہوا وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہے، اب جبھی تو زوریز نے واپس جانے پر اصرار کیا تھا۔ الوینا نے جلدی سے ثابت میں سر ہلایا۔ اٹھی۔ زوریز اس سے پہلے سے اٹھ کر کار سٹارٹ کرنے کے بہانے باہر آ گیا تھا۔ الوینا اٹھی، پرس کاندھے پر ڈال کر آگے بڑھی اور کچھ محسوس کر کے ٹھہر گئی۔ اس کی نظریں ٹیبل پر رکھے نوٹ بک پر جا پڑیں۔ زوریز نے وہاں ابھی لنچ کی پیمنٹ رکھی تھی، لیکن جس شے نے الوینا کی توجہ کھینچی تھی وہ سفید خط نما رکا تھا۔ الوینا کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے ریورس گیئر لگایا اور وہ رکا سیدھا کیا۔ لکھا تھا، تو زوریز حسن آپ کے لیے اتنا اہم ہے کہ آپ نے اس کی لنچ کی التجا ایک بار ہی قبول کر لی؟ یہ تو چیٹنگ ہے۔ مس جہانداد، آپ کے گھر کتنے امیدوار موجود ہیں، ایک ہینڈسم کنوارا ہے، دوسرا منگیتر ہے آپ کا، پھر بھی آپ کسی اجنبی پہ اپنا دل لٹا رہی ہیں، یہ کیا بے وقوفی کر رہی ہیں؟ what the hell، کیا بےہودگی ہے؟ الوینا آگ بگولا تھی۔ اس نے رکا مٹھی میں دبوچا۔ یہ زوریز نے تو بالکل بھی نہیں بھیجا تھا، پھر کس کی ہمت تھی کہ الوینا جہانداد کا احتساب کرتا؟ وہ بجلی کی سی تیزی سے ریسٹورانٹ سے باہر آئی۔ زوریز فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ایکسیلیٹر دبا چکا تھا۔ الوینا دھم سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ جس رات میرا میوزک کمپٹیشن تھا، اس رات مجھے ایک 87 خط ملا جس کو بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ کیا وہ تم نے بھیجا تھا؟ کون سا خط؟ زوریز چونکا۔ الوینا کی تمام حساسیات اس کی جانب متوجہ تھی۔ پلیز زوریز، وہ خط جس میں تم نے کہا کہ تمہیں میرا آرٹ ورک اچھا لگا، وہ تم نے ہی بھیجا تھا نا؟ میں نے تو تمہاری روبرو تعریف کر دی تھی الوینا، پھر مجھے خط بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تم نے نہیں بھیجا تھا۔ الوینا کا دل ڈوبا۔ آف کورس ناٹ۔ زوریز نے کار آگے بڑھائی۔ اب تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کرتے ہیں۔ الوینا کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ 3 خط اگر زوریز نے نہیں لکھے تھے تو کون اسے یہ خط بھیج رہا تھا؟ کوئی ایسا جو اس کے پل پل کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے دماغ معاف تھا۔ زوریز جب اس کی رہائش علاقے میں داخل ہوا تو شام تقریباً ڈھل چکی تھی۔ زوریز کار بنگلے کے گیٹ کے عین سامنے پارک کی تھی۔ نائس ہوم، اس نے اس خوبصورت بنگلے کی شان پر تبصرہ کیا۔ الوینا تب بھی گمسم بیٹھی تھی جدھر زوریز کہہ رہا تھا، اور وہ ضرور تمہارا کزن ہوگا الوینا۔ الوینا نے نگاہ باہر گھمائی۔ وہاں حنان گیٹ کے دوسری طرف گلف لگی شلوار قمیض میں مبلج کھڑا تھا۔ ڈرائیور بھی پیچھے تھا، گویا وہ فیکٹری سے آیا تھا یا دوبارہ جا رہا تھا۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھول رکھا تھا، لیکن حنان کی نگاہیں سیاہ مرسڈیز پر جمی تھی۔ مرسڈیز ڈرائیور کرتے نوجوان پر گڑی تھی، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی الوینا پر اٹکی تھی۔ وہ کچھ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زوریز نے اسے بہتور دیکھا تھا۔ تمہاری فیملی کنزرویٹ تو نہیں ہے نا؟ کیا اسے تمہیں یوں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر غصہ آئے؟ وہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے زوریز، اور ہاں، الوینا کسی سے نہیں ڈرتی، اس نے اپنا کہا اور کار سے نکل گئی۔ زوریز نے مسٹری آہستہ سے پیچھے گھمائی۔ حنان الوینا کو قریب آتا دیکھتا رہا۔ تم گھر میں کیا کر رہے ہو فیکٹری مین؟ الوینا دھیما سا مسکرائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، عمیر بھائی اماں سے ملنے آئے تھے، کوئی معاملہ ڈسکس کرنا تھا، اسی لیے مجھے بھی بلا لیا۔ اوہ ہاں،
तुम सब का वो पुरस्कार बिजनेस जो साल में अक्सर ठप हो जाता है। उसने बाल घुमाते हुए लातलकी का मुजाहरा किया। हनान की निगाह बेख्तियार गेट से दूर जाती स्याह मस्जिद पर पड़ी थी। कहाँ से आ रही हो? उसके लहजे में कुछ था जो अलवीना को अच्छा नहीं लगा। लम्हा लगा उसे रेस्टोरेंट वाली अलवीना से बदल कर असली हालत में आने में। तुम कहाँ जा रहे हो? ये पूछा मैंने। जब मैंने नहीं पूछा कि कहाँ आ रहे हो कहाँ जा रहे हो तो तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? अलवीना मैं तो। हनान का लहजा इस पर नरम था, लेकिन अलवीना बाल कंधे से हटाकर कमर पर बिखेरे लॉन्च की जाने बढ़ी, फिर ठटक कर रुकी। जहन में खत पर लिखे लफ्ज गूंजे, आपके घर कितने उम्मीदवार मौजूद हैं? एक हैंडसम कवारा है, दूसरा हैंडसम कवारा, कवारा। अलवीना की आंखों में हैरत आ आई। अपनी तारीफ यूं कोई भी नहीं करता, तो क्या वो खत उसे हनान ने लिखा? उसकी तो अलवीना की आंखों में खून उतर आया था। आखिर उसकी जुर्रत भी कैसे हुई अलवीना से टाकरा लेने की? हनान को यूं अफरा तफरी में घर क्यों बुलाया गया? अलवीना जानती थी। फूफा जान टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक थे जो आला मयार का कपड़ा बनाती और बेचती। इन फैक्ट्री में आधा हिस्सा मुस्तफ़ा का था और आधा जहांदाद का। जहांदाद की मौत हुई तो वो हिस्सा उमैर संभालने लगा, फिर मुस्तफ़ा से हनान के हाथ आया। ये वो दौर था जब फैक्ट्री की आमदन में इजाफा होने लगा। फुप्पो हैरान थी कि ये इजाफी ह- कहाँ से ये इजाफी रकम कहाँ से बरसने लगी। उनके आए दिन के इस्तफार से तंग आकर मैंने इन्हें भी राज में शरीक कर लिया। वो फैक्ट्री के आड़ में अफीम बेचते हैं। अलवीना ने बेजारी से कहा था। वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जोरेज को कुरेदने पर लगा था। ये कहने की देर थी कि जोरेज लम्बे भर को खामोश हो गया। सन्नाटे का एक लम्हा वक्फा, फिर उसने सर्द हवा अंदर खींची। ओ, यानी मैं खतरनाक लोगों में फंस गया। अलवीना अंदर ही अंदर मुस्कुराई। वो वाकई जो मैंने बातें करता था यार। अलवीना को इनका मतलब समझने में गलती होती थी। वो आंखें बंद करके सूदगी से बेड पर लेट गई। बाल बिखरे थे और बदन पर सुकून था। कानों में जोरेज की आवाज गूंज रही थी और जिस्म में एक सुकून सा उतर रहा था। ये उसे क्या हो रहा था या ये उसे क्या हो गया था? हेलो अलवीना। शायद वो समझा था कि कॉल कट गई। अलवीना ने लब जोड़े जवाब देना चाहा कि बेख्तियार नजरें शेल्फ पर जा पड़ी। किताबें करीने से सजी थी। एक तरफ मसनूई फूलों से भरी टोकरी रखी थी। इसी टोकरी पर एक कागज मुड़ा हुआ रखा था। वो मुड़े हुए कागज का ये अंदाज पहचानती थी। उसकी जबान खंग हो गई थी। अलवीना, आर यू हेयर? जोरेज की आवाज कुदर करीब बुलंद थी। माहौल का सारा असर गायब हुआ। अलवीना एक झटके से उठी थी। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ जोरेज। बल्कि बल्कि हम कल मिलें। उसका लहजा हकमिया था या इल्तिजाइया जोरेज समझ नहीं सका। अलबत्ता फ़ौरन बोला, श्योर, कल मिल लें फिर। अलवीना ने फुर्ती से कार काटी और जल्दी से उठी, टोकरी पर से एक रुक्का उठाया और कमरे से बाहर आई। किंजा हस्बे मामूल कलीन पर खिलौने बिखेरे खेल रही थी। अलवीना ने बाआवाज़ उसे करीब बुलाया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कौन आया था किंजा? आपके कमरे में? किंजा हैरान थी। किचन में खड़ी खिड़ी ये खिड़की से भी झांक कर देखा था। हाँ, मेरे कमरे में कौन आया था? मेरे कमरे में? आपके कमरे में तो कोई भी नहीं गया अलवीना बाजी। किंजा लहजे में बोली थी और ऐन इसी वक्त हानिया ने तंजिया लहजे में कहा था, पहले तो तुम्हें सिर्फ इस बात पर एतराज होता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में चुगलियां करते हैं, अब ये भी सोचने लगी हो कि वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं। अलवीना पहले ही भड़की हुई थी। उसने मजीद बात नहीं बढ़ाई, पलट कर रुक्का खोला और पढ़ा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आप एक बागी औरत हैं मिस जहांदार। आपने अपनी खूबसूरती को अपना हथियार बना लिया है ताकि इन तमाम लोगों को जेर कर सकें जो आपके मुखालिफ हैं। पर आपको ये नहीं मालूम कि इस हथियार ने आपको खुद एतमाद नहीं बनाया बल्कि हर दर्जा सरकश बना दिया है। आपको अपनी ज़ात को मुमताज़ रखना था, सब के दरमियान खुद को मुनफरिद बनाना था। लेकिन मिस जहादाद आपने तो खुद को समझ की परी समझना शुरू कर दिया। ये यतीम लड़की किन रास्तों में भटक गई है, किन लोगों के पीछे भटक रही है? आप हमेशा से तवज्जो की तलाश में थी। आपकी फैमिली ने आप पर तवज्जो नहीं दी तो अब आप तवज्जो के लिए बैरूनी दुनिया में घूमते लोगों को ढूंढ रही हैं। और जोए हुसैन
حسن، آپ نے اپنے لیے اسے چنا۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں مس جہاداد، افسوس، آپ چہرہ شناس نہیں ہیں، آپ نے غلط آدمی کو چن لیا ہے۔ وہ ایک خود غرض انسان ہے، وہ آپ کو آخر میں یقیناً دھوکہ دے گا۔